हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जिस समय हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम लोग खुशी मनाएं या फिर परेशान हो। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी की आईएएस के लिए ऑल ओवर इंडिया 1000 सीट्स होती हैं। अगर उन 1000 सीट्स में आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की है और लगभग आपकी 700 या 800 रैंक आ चुकी है, अब एक खुशी का पहलू यह है कि आप खुशी मनाएं और यह मानकर खुशी मनाएं कि कहीं सिलेक्शन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि यार मेहनत बहुत की थी लेकिन रैंक जो है वो इतनी पीछे आई है, तो या तो वापस तैयारी की जाए, लेकिन वो रैंक इतनी पीछे क्यों आ गई। तो ये एक पैनिक करने का, एक परेशान होने का यह भी एक कारण हो सकता है। मतलब कुछ भी हो, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते ही होते हैं। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि भारत की जनसंख्या 2023 के अंदर सरपास कर चुकी है चाइना को, और इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है पूरे विश्व के अंदर। तो हम लोग पैनिक करें या खुशी मनाएं, क्या करें? एक तरफ तो हमारे पास में इतनी वर्क फोर्स जो है जनरेट हो चुकी है कि हम लोग उनका यूज जो है एज ए कैपिटल गेन में कर सकते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या जो बढ़ चुकी है, आखिरकार इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्या कंट्रोल भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इनके लिए इतने सारे रिसोर्सेज जो है वो आखिरकार डेवलप कैसे किए जाएंगे। तो पैनिक करें या फिर खुश हो, क्या है इसके पीछे मामला? आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि भारत की जनसंख्या ज्यादा हुई है क्योंकि भारत की फर्टिलिटी रेट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी तो है, तभी जनसंख्या बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितने पिछले दशकों के अंदर बढ़ी थी। मतलब उसके मुकाबले फर्टिलिटी रेट कम हुई लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ गई। और आज का लेक्चर प्योरली एनालिसिस बेस पर जो है उस पर बेस है, और हम लोग चाइना के साथ में देखने वाले हैं। हम लोग आज इस लेक्चर में यह भी देखेंगे कि वाकई में जो 2021 के अंदर सेंसस जारी होने वाला था वो लेट क्यों हुआ, कहां पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुकी है। चलिए बढ़ते हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आगे कि जो जनसंख्या बढ़ चुकी है आखिरकार किया तो क्या किया जाए। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि यूएनएफपी की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर यह बताया गया कि इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया ने चाइना को सरपास भी कर दिया और भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग 1 अरब 42 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। यह तो है भारत की जनसंख्या। वैसे भारत की जो जनगणना है वो 2011 के अंदर सबसे लास्ट में हुई थी, और आप लोग को पता होगा कि लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने 1872 के अंदर सबसे पहले जनगणना जो है शुरू करवाई थी, और उसके बाद में डिकेट यानी कि हर 10 साल के अंदर जनगणना होना शुरू भी हो गया था। सबसे लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 की हुई, 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण हम लोग उसको जो है डिले कर चुके हैं। अब 2023 के अंदर मतलब अब जो है वो लगभग सितंबर या अक्टूबर के आसपास शुरू होगी, और फिर 2024 के अंदर वो आंकड़े जारी किए जाएंगे। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहां पर यह कहेंगे कि चाइना ने अभी अपना 7th सेंसस जो है वो 2020 के अंदर जारी किया था। उससे यह पता लगा कि चाइना की जो फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया के मुकाबले कहीं जो है वो कम हो चुकी है। भारत की फर्टिलिटी रेट भी कम हुई लेकिन भारत के अंदर जनसंख्या फिर भी बढ़ गई। ठीक है, तो आज हम लोग इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ फैक्ट्स जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का लेक्चर जो है वो प्योरली एनालिसिस जो है वो होने वाला है। A population crisis in the world's most populated country. China population is likely to begin shrinking next year. मतलब चाइना की जो पॉपुलेशन है उसका जो एरिया है वो श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, है ना, और कुछ सालों के अंदर जो है वो और श्रिंक हो जाएगा। तो 10.6 मिलियन पीपल वर born, a little more than the number of deaths thanks to a rapid drop in fertility rate. चाइना के अंदर जो फर्टिलिटी रेट डाउन हुई है उसका नतीजा यह है कि चाइना रह गया है पॉपुलेशन के अंदर पीछे, और इंडिया जो है वो आगे निकल चुका है। इंडिया की अगर हालात हम लोग पूछे तो आप लोग यहां पर ये देख पाएंगे कि 1950 के अंदर जो हमारे पास में फर्टिलिटी रेट थी, अच्छा टीएफआर आपको पता है कि नहीं है? टीएफआर हम लोग कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने पूरे लाइफ स्पान के अंदर कितने बच्चों को जन्म देती है उसको हम लोग टीएफआर से काउंट करते हैं। तो अगर हम लोग 1950 के अंदर देखें तो 1950 के अंदर ये 5.7 था,
1950 के अंदर ये कितना था, 5.7 था, और आज जो है वो लगभग 2 पहुंच चुका है फर्टिलिटी रेट। मतलब जहां पर पहले महिला लगभग 6 बच्चों को जन्म देती थी अपने पूरे लाइफ स्पान में, आज 2 बच्चे जो है वो क्या होते हैं, उनको जन्म दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, पहले की तुलना में फर्टिलिटी रेट जो है वो तो काफी डाउन हो चुकी है। फिर देखिए, इंडियाज पॉपुलेशन इज वर्चुअली सर्टेन टू कंटिन्यू टू ग्रो। देखिए बेसिकली 2064 तक जो है वो हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, उसके बाद में एक ड्रॉप जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि हर चीज का एक पीक होता है, जब उसको अचीव कर लेता है उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो उसमें डाउनफॉल आने लगता है। यही हम लोग बात करें तो 2064 तक जो है वो कंटिन्यूअस जो है ग्रो करेगी, और उसके बाद में जो है जनसंख्या नीचे आएगी। अब ये जो है ये कुछ आंकड़े हैं। अच्छा, और आगे हम लोग देखते हैं, ये ग्राफ आप लोगों के सामने है, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ एक कंट्री है, जैसे हम लोग चाइना की बात करें, हम लोग इंडिया की बात करें, हम लोग अफ्रीका की बात करें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इंडिया और चाइना की बात कर लेते हैं। इस तरफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन और इस तरफ लिखा हुआ ईयर। अगर हम लोग 1950s की बात करें तो उस समय आप लोग देख सकते हैं कि अफ्रीका और इंडिया की जो अफ्रीका और चाइना की, सॉरी, यूरोप और, एक सेकेंड रुकिएगा, यूरोप और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन यूरोप ने जो है वो काफी हद तक कंट्रोल किया, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो एक लगभग आप लोग कह सकते हैं कि ना के बराबर ही वो बड़ी है। लेकिन चाइना ने, देखिए ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे एरोप्लेन उड़ता है वैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, और चाइना ने काफी ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया आप लोग देखिए यहां पर चाइना से भी कम हमारी पॉपुलेशन थी, लेकिन फर्टिलिटी रेट बढ़ने के कारण हम लोग इंडिया जो है वो चाइना को यहां पर सरपास करता है 2023 के अंदर। ये जो अफ्रीका की देख रहे हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरे की है, पूरे की मिलाकर है, पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है, जो कि यहां पर इंडिया और चाइना में हम लोग एक कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिका ने भी उस हिसाब से जो है वो ग्रो नहीं किया। नॉर्थ अमेरिका जो है वो भी एक लगभग जो है वो एक स्टैंड बाय कंडीशन के अंदर ही था। लेकिन इंडिया और चाइना का देखिए आप लोग ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होंगी वो हम लोग देखेंगे अभी। ये ग्राफ ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार। भारत में 20 सालों में आबादी बढ़ी है, लेकिन जो फर्टिलिटी रेट जो है वो घटी है। कैसे, देखिए एक बार यहां पर 1992 के अंदर जो इंडिया की फर्टिलिटी रेट थी वो 3.4 थी, लेकिन 2020 के अंदर भारत की फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 के आसपास पहुंच चुकी है, एग्जैक्ट 2 ही पहुंच चुकी है। लेकिन ये फर्टिलिटी रेट कम हुई, फिर भी आबादी जो है ये कैसे बढ़ गई? इसका कारण यह है कि भारत ने जितने भी हेल्थ प्लान जो थे, प्रोजेक्ट्स, जब वो इंप्लीमेंट किए इंडिया के अंदर, तो उससे जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें कमी की गई, कमी दर्ज हुई, और फर्टिलिटी रेट तो वही थी, कम तो हुई यहां पर। अच्छा, दूसरा कारण यह भी है कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो ऐड हो रहा है वो है माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट जो है वो भी इस पॉपुलेशन के अंदर आकर ऐड हो रहे हैं, तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो तो कम हो गई, और फिर फर्टिलिटी रेट जो है वो कम तो हुई, लेकिन इस मोर्टेलिटी रेट के मुकाबले कम नहीं हुई। इसको हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिशनल रेट। हम लोग कहते हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो कंपेयर टू फर्टिलिटी रेट के जो है उससे जो है कम क्या हुई, डाउन हुई। ठीक है, तो लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे कि 2 जो है वो हमारे पास में मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी फर्टिलिटी रेट है, कम हुई है यहां पर, लेकिन फिर भी जनसंख्या जो है वो बढ़ चुकी है। अच्छा, एक मैं आप लोगों को यहां पर कुछ फैक्ट बताता हूं कि चाइना रिड्यूस्ड इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बाय अबाउट हाफ फ्रॉम 2% इन 1973, और अब जो है 1983 के अंदर जो है उसने कितना कर लिया, 1.1 कर लिया। तो 1973 के अंदर जो है वो लगभग उसकी 2% उसकी क्या थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, जिसको उसने कम किया, जस्ट लगभग हाफ कर दिया उसने। ठीक है, 1.1। इंडिया पॉपुलेशन मोर देन ट्रिपल इन द 6 डिकेड्स, मतलब 6 शताब्दियों के अंदर जो है, यानी 6 दशकों के अंदर जो है इंडिया ने क्या किया कि अपनी पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है इसको ट्रिपल कर दिया। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 361 मिलियन से 1.2 बिलियन जो है वो 2011 के अंदर हमारी जनसंख्या पहुंच गई। तो 1951 से लेकर 2011 तक कितना ग्रोथ जो है वो आप लोगों को लगभग ट्रिपल जो है वो ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलता है यहां पर। फिर देखिए, इंडिया ने आप लोगों को पता है फैमिली प्लान जो है वो काफी अच्छे से लॉन्च किए थे। अगर हम लोग बात करें इंदिरा गांधी के बेटे की, संजय गांधी की, तो उन्होंने जो है उसको कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था फैमिली प्लान्स को। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया लॉन्च्ड ए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952।
तो फैमिली प्रोग्रामिंग जो है वो उसको 1952 के अंदर लॉन्च किया गया, और इसके बाद में फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो 1976 के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी इंडिया ने। और फिर भी जो है वो हम लोग चाइना के मुकाबले जो बर्थ रेट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जबकि चाइना जो था वो बिजी था रिड्यूसिंग बर्थ रेट। हमने क्या किया, फैमिली प्लानिंग जो है वो करना सिखाया कि भाई आपके 2 बच्चे हैं, उनको कैसे प्लान करें, उनको कैसे पढ़ाएं, उनको कैसे करें। अब बाद में जो है चाइना किस चीज में बिजी था, वो बर्थ रेट को रिड्यूस करने में बिजी था, हम लोग फैमिली प्लानिंग में बिजी थे। यहां पर देखिए जो कुछ एक कंट्री देखेंगे आप लोग, एशियन कंट्री जैसे साउथ कोरिया है, मलेशिया है, ताइवान है, इसके बाद में थाईलैंड है। इन्होंने जो फैमिली प्लानिंग जो है पूरा प्रोग्राम वो भारत के बाद में लॉन्च किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रोल किया किस पर, फर्टिलिटी रेट्स पर। जैसे उन्होंने इन्फेंट जो फर्टिलिटी रेट है और मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट जो है उसको क्या किया, कट किया, उसको कम किया। इन्होंने इनकम जो है उसको बढ़ाया। इंप्रूव्ड ह्यूमन डेवलपमेंट अर्लियर देन इंडिया, मतलब भारत से पहले इन्होंने इंप्रूव कर लिया ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, जबकि इनका जो ये जो प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो भारत के बाद में था, लेकिन भारत से अच्छा जो है वो इन्होंने आउटपुट यानी कि रिजल्ट जो है वो निकाल के दिखाया। तो भारत के अंदर पॉलिसीज, यहां पर हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो बनती तो बड़ी बेहतर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा यहां पर देखिए, अगर हम लोग रिलीजन वाइज देखिए कई रिलीजन जो है उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा अपने पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीमेंट किया है। लेकिन अगर हम लोग रिलीजन वाइज देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि चाहे बुद्धिस्ट की बात करें, चाहे क्रिश्चियंस की बात करें, चाहे हम लोग मुस्लिम्स की बात करें, चाहे सिख की बात करें या फिर हिंदू की बात करें, सब में आप लोग एक कॉमन चीज पाएंगे कि फर्टिलिटी रेट जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग जैनिज्म को छोड़ दीजिए, यहां पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन वैसे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। तो आप लोग देखेंगे कि रिलीजन वाइज भी जो है वो भारत के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या हुई है, कम हुई है, वो डिक्लाइन की तरफ गई है। रिलीजन वाइज भी हम लोग देखें, लेकिन फिर भी भारत की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, तो मेजर डिक्लाइन जो है वो फर्टिलिटी रेट के अंदर है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर। अब देखिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत को हम लोग कहते हैं कि भारत के अंदर युवा ज्यादा है, यूथ हमारे पास में ज्यादा है, तो क्या करें, यूथ ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा। जितने यूथ के पास में स्किल होगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड होने की कोशिश करेगा। तो यूथ है हमारे पास में, लेकिन उनको एज ए कैपिटल यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बूढ़ा हो चुका है देश वो है जापान, और जो बूढ़ा होता हुआ देश है वो है चाइना, और जो बूढ़ा होगा वो है इंडिया। यहां से इस मैप में आप लोग समझिए, ये जो एज ग्रुप देख रहे हैं यहां पर रेड के अंदर देख रहे हैं, वो है 0 से 24 साल के बीच में। तो 2020 में 0 से 24 साल के बीच में जो लोग हैं इंडिया के अंदर, वो लगभग इस ये जो आप लोग विड्थ देख रहे हैं इसको आप लोग जो है मेजर कर सकते हैं। फिर ये जो आप लोग विड्थ देख रहे हैं, मतलब चौड़ाई देखिए आप लोग कि ये जो एरिया है वो है कितना, 25 से 64 के बीच में। 25 से 64 एज ग्रुप जो है वो पहले कम था, धीरे धीरे बढ़ चुका है हमारे पास में, जबकि बुजुर्ग जो है वो बहुत कम है। इसलिए भारत को हम लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो सबसे युवा देश है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है, ये जो युवा है कभी ना कभी बूढ़े तो होंगे, है ना। वो यहां पर देखिए आप लोग 2020 के बाद में अगर हम लोग देखें 2040, 2060, 2080, ठीक है, फिर 2100 के अंदर, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन ये है 25 साल के अंदर 0 से लेकर 25 साल तक, ये भी जो है डिक्लाइन कर रहा है। फिर जो हम लोग जिसको युवा पहले समझ रहे थे वो बाद में जाके बूढ़ा हो रहा है, और फिर यहां पर भी उसके अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं 65 ईयर या फिर उससे ऊपर, उनकी जनसंख्या जो है वो भारत के अंदर धीरे धीरे बाद में बढ़ जाएगी। अब यहां पर आप लोग देखेंगे 2020 2040 के अंदर फिर जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन यहां पर डिक्लाइन जो है फिर यूथ के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो सिक्के के दोनों पहलू हैं। चलिए कुछ एनालिटिकल जो बातें हैं वो थोड़ा सा और आपको समझाते हैं। कुछ सीरियस चैलेंजेस हमारे सामने हैं। जैसे हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उनके लिए जॉब क्रिएट करना ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है।
क्या वाकई में जॉब क्रिएट की जाएगी या फिर वो खुद एम्प्लॉय हो जाएंगे? खुद एम्प्लॉय करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए उनके पास में स्किल्स होनी चाहिए बड़ी जबरदस्त। और स्किल जो है वो सिखाएगा कौन? वो है कि सरकार, गवर्नमेंट एक ऐसा एनवायरमेंट डेवलप करे कि जिससे वो जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड हो जाए। जैसे अगर एलोन मस्क ना होता, अगर वो अमेरिका को छोड़कर किसी अफ्रीका के किसी कंट्री के अंदर जन्म लेता, तब तो वो एलोन मस्क नहीं बन पाता। तो एक पूरा का पूरा एक हेल्दी एनवायरमेंट, वहां की इकोनॉमी जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्क फोर्स हमारे पास में है उसमें से केवल 40% ही ऐसे लोग हैं जो कि एक काम के अंदर जो है लगे हुए हैं, मतलब बाकी जो है वो अनएम्प्लॉयड है। वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन जॉब नहीं है। फिर दूसरा यहां पर देखिए, महिलाओं की बात है कि महिलाएं जो हैं वो मैक्सिमम टाइम जो है वो अपनी फैमिली और बच्चों की देखभाल के अंदर बिताती है, और जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से केवल 10% जो है वही वर्क करती हैं। तो महिलाओं को जो है वो भी किस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा? वर्क जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वहीं चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में आप लोग देखेंगे कि 69% जो वुमेन्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं किसके अंदर? जॉब्स के अंदर। वहीं पे इंडिया में कितना है? 10%। तो महिलाएं जो हैं उनको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर देखिए आप लोग, डेमोग्राफर्स सेज इंडिया आल्सो नीड टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज होती है उसको भी रोकना पड़ेगा। इससे क्या होता है, कई बार आप लोग देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज जब बचपन में जल्दी शादी हो जाती है तो बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। और किसी कारणवश मान लीजिए कि जो लेडी है अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि देखिए एक बॉडी जो है वो प्रिपेयर होती है किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए। अगर बचपन में शादी हो गई है तो वो जो लड़की है, वो जो महिला है, वो ठीक तरीके से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है और कहीं ना कहीं उसके हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को चाइल्ड मैरिज जो है इसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में 3 मेजर जो है वो हमारे पास में चैलेंजेस हैं। एक ग्राफ और है आप लोगों के पास में, देखिए यहां पर कनाडा जो है उससे कंपेयर किया गया है कि कनाडा के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि कनाडा के अंदर यहां पर 2010 में आप लोग देखेंगे कि फर्टिलिटी रेट 1.64 है। वहीं पर 2022 के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है TFR, जिसको मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, वो TFR जो है वो 1.4 हो चुका है। मतलब फर्टिलिटी रेट कम तो हुई है लेकिन फिर भी जनसंख्या को क्यों बढ़ गई? क्योंकि वहां पर माइग्रेशन जो है वो ज्यादा हुआ है। आप लोग देख लीजिए, इंडियंस बहुत ज्यादा जो है वो कनाडा के अंदर है और अदर कंट्रीज के जो है वो कनाडा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारा जो कह सकते हैं कि वर्क फोर्स जो है वो कहां पहुंच रहा है? कनाडा के अंदर पहुंच रहा है। ये हमने एग्जांपल लिया है। भारत के साथ में भी कुछ ऐसा है, लेकिन इतना नहीं है भारत के साथ में माइग्रेंट्स को लेकर। लेकिन कनाडा के अंदर देखिए कि वहां पर इतना ज्यादा कंट्रोल किया, फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। और भारत ने, यानी कि 2011 में जो जनगणना होनी थी, जो सेंसस आने थे, वो थोड़ा सा डिले हुए हैं। कारण क्या रहा? कोविड का ये कारण रहा। अब देखिए सीधी सीधी बात यह है कि कंक्लूजन ये है कि हमको हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इसको कैपिटल के अंदर जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा और जल्द ही इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं उनको ग्राउंड लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट काफी सीरियसली जो है वो किया जाए, तब जाकर काम बन पाएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कोर्स जो है डिजाइन किया है। एनसीईआरटी का 25% डिस्काउंट आप लोग पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। संजय गांधी जो थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि संजय गांधी जो है उनकी डेथ आखिरकार कैसे हुई थी? क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं संजय गांधी की डेथ जो है वो कैसे हुई थी? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा एक बेहतरीन कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि एक हौसला अफजाई जो है वो बड़ी शानदार होती है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्टडी ग्लोस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।